संसद सत्र के तीसरे दिन भी हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। वायु प्रदूषण के विरोध में विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे। विपक्ष ने एसआईआर और लेबर लॉ पर किया हंगामा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। विपक्षी दलों ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने के फैसले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। करीब 4 साल बाद कल भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 2 दिवसीय दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा। ट्रंप ने कहा, जिन 8 युद्धों को उन्होंने खत्म करवाए उनमें से हर एक के लिए उन्हें मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संसद सत्र के तीसरे दिन भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ है और 19 दिसंबर तक चलेगा। सोमवार और मंगलवार का दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा, जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सत्र के तीसरे दिन संसद पहुंची। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमें प्रदूषण जैसी अन्य चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए। हमें कोई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। विपक्ष ने लेबर लॉ पर किया हंगामा। वहीं वायु प्रदूषण के विरोध में विपक्षी सांसदों ने गैस मास्क पहनकर संसद भवन में प्रवेश किया। पहले दिन विपक्ष ने एसआईआर को लेकर मोर्चा खोला था, तो दूसरे दिन संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। नतीजतन लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक सदन पहुंचे। इसी दौरान विपक्षी दलों ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने के फैसले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगी, जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी, तब तक देश और राज्य का हाल नहीं सुधरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास का नाम बदल लें, उससे जनता का भला नहीं होने वाला। लोगों का कल्याण तभी होगा जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी और रोजगार बढ़ेगा। महंगाई मुंह फाड़े खड़ी है, अपराध चरम पर है। इन सब पर लगाम लगाने की जरूरत है, न कि भवन का नाम बदलने की। वहीं आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि ये विवाद सिर्फ महागठबंधन को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और भाजपा विधायक प्रमोद तिवारी ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के पास एक मुद्दा था, एसआईआर, वो भी खत्म हो गया। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है। मीडिया ने जब इंजीनियर शैलेंद्र से पूछा कि विपक्ष का कहना है सरकार मुसलमानों को चिन्हित कर बुलडोजर चला रही है, यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऐसा हो रहा है, तो शैलेंद्र ने जवाब दिया, विपक्ष के पास अब कोई बात नहीं बची है। मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया है और जो नहीं दिए हैं वे भी अब पछता रहे हैं। राजभवन का नाम लोक भवन किए जाने पर भी शैलेंद्र ने कहा, अब जैसे तैसे विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा है। खासकर तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जात पात की राजनीति करने वालों और जंगल राज चलाने वालों का सफाया हो चुका है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, अगर राजभवन या पीएमओ का नाम बदलने से जनता की सुविधा बढ़ती है तो इसमें गलत क्या है। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए इधर उधर घूमते रहते हैं।
विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष का वैसे काम होता है विरोध करना। आप कोई भी कार्य करिएगा तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, ये उनका काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये बात भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठकर एकमुश्त होकर एनडीए का सरकार बनाने का और एनडीए को वोट देने का काम किया है, विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। तो अब करेंगे क्या? वो विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? एक मुद्दा था, वो मुद्दा गायब हो गया, SIR वाला। अब कोई मुद्दा तो है नहीं तेजस्वी के पास। देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान ने भी हम लोगों को वोट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। लेकिन अब जो मुसलमान नहीं दिए हैं वो भी पछता रहे हैं कि हम गलत किए। सरकार आगे बढ़ रही है, अच्छी काम कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ के गठबंधन को कैसे देख पा रहे हैं? अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को। तो कहीं कोई आपस में फिक्सन नहीं है, मतभेद नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों और मुद्दों को तैयार कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा सचिवालय द्वारा औपबंधिक कार्यक्रम जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में हमारी संवाददाता तृप्ति ने विधानसभा परिसर पहुंचकर सत्र से संबंधित तैयारियों से जुड़ी पूरी जानकारी ली। दिसंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 5 दिसंबर की तारीख को। यह सत्र दोनों ही पक्ष के लिए, झारखंड के विधायकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने दल के साथ बैठक करने वाले हैं और वो करेंगे तैयारियां सत्र के दौरान कार्रवाई को लेकर, जिन विषय पर चर्चा होगी इसे लेकर। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें, यानी कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं इस सत्र में अपनी बात रखने की। इस सत्र में यानी कि शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर जो आरोप पत्र जारी किए गए हैं भाजपा द्वारा, आरोप पत्र में जो मुद्दे हैं जिसे लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी की जाएगी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान, अहम मुद्दे हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो अहम मुद्दे हैं अवैध कोयला कारोबार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने वाली है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लेकर महत्वपूर्ण जो कल बैठक करेगी, इस बैठक में सत्ता पक्ष जो जवाबदेही के लिए तैयार होगी उसके लिए तैयारी की जाएगी। अब बात करते हैं 5 दिसंबर की तारीख को सत्र की शुरुआत किस तरह होगी। तो सत्र की शुरुआत सबसे पहले 5 दिसंबर की तारीख को राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के साथ होगी। सभी सदन में जो विधायक होंगे उनकी उपस्थिति देखी जाएगी। इसके बाद 2 दिनों के गैप के बाद, यानी कि 6 और 7 की छुट्टी है, शनिवार और रविवार, और फिर सोमवार यानी कि 8 दिसंबर की तारीख को सत्र के अनुपूरक बजट की अगर बात करें तो चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा और 8 तारीख को सियासी गहमागहमी का माहौल बनेगा विधानसभा में। देखना होगा इस बार सदन में सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी पड़ता है या फिर विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तैयारियां पूरी होती है। आज इसी के साथ बताना चाहेंगे, आज शाम में प्रशासनिक तैयारियों को लेकर भी एक उच्च स्तरीय बैठक राजधानी रांची में होने वाली है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ राजधानी रांची से विधानसभा परिसर से मैं तृप्ति, APN न्यूज से आप सबके बीच। कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इसमें PM को चाय वाला दिखाया गया है, वहीं उनके हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में ग्लास है। वीडियो में मोदी को जोर जोर से चाय बोलो, चाय चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। AI वीडियो में PM रेड कारपेट पर चल रहे हैं, उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे लगे हैं, इनमें भाजपा का भी झंडा है। इस AI वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट किया है। वहीं कांग्रेस नेत्री रागिनी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि
अब ई कौन है बे? भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, नामदार कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसकी जमकर आलोचना हुई थी। दूध और प्यार से बनी, एक बार पिएंगे तो बार बार याद आएगी। सुबह की शुरुआत मेरी चाय से करिए। आए चाहिए, चाय बोलो चाहिए। आइए साहब, गर्मा गर्म चाय लीजिए, दूध और प्यार से बनी, एक बार पिएंगे तो बार बार याद आएगी। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई ने एसआईआर फॉर्म भरने में हो रही त्रुटियों और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और जिलाध्यक्ष पार्सनाथ यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष पार्सनाथ यादव ने बताया कि जिलाधिकारी से सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रुदौली, बीकापुर, मिल्कीपुर सहित सभी विधानसभा की बात रखी। जिलाधिकारी ने पूरा भरोसा दिलाया कि सभी त्रुटियों को दूर किया जाएगा और जिन लोगों ने पुराने लिस्ट से फॉर्म भर दिया है उसको विभाग अपने स्तर से ठीक करेगा। मतदाता को परेशान नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह एसआईआर फॉर्म भरवाने में मतदाताओं की मदद कर रहा और जहां कमियां हैं उनसे संगठन को अवगत भी करा रहा है। पनवेल में महापालिका चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां फिर सामने आई हैं। पनवेल महापालिका की प्रारूप मतदाता सूची में स्वयं चुनाव निर्णय अधिकारी और प्रांताधिकारी पवन चांडक के नाम की 2 बार प्रविष्टि जबकि उनके बेटे का नाम 3 अलग अलग प्रभागों में दर्ज मिलने से चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मतदाता सूची पर अब तक 10,400 आपत्तियां दर्ज की गई हैं और कल आपत्तियां स्वीकार करने का अंतिम दिन है। पूर्व विधायक बालाराम पाटिल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पनवेल विधानसभा क्षेत्र में 23,320 डुप्लीकेट नाम है। प्रांताधिकारी का नाम 2 बार और उनके पुत्र का नाम 3 बार दर्ज होना ये दर्शाता है कि चुनाव विभाग का काम कितना ढीला है। शासन को पहले भी शिकायतें दी थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। अब चुनाव निर्णय अधिकारियों को तुरंत गलत प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। यदि सुधार नहीं हुआ तो राज्य चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, ये देखेंगे। अन्यथा हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चल अचल संपत्तियों को ब्यौरा न देने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मियों को चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य कर दिया है। निर्धारित तिथि तक जानकारी न देने वालों के नाम 1 फरवरी से होने वाली पदोन्नति में शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। पोर्टल 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। भारत की पहचान है विविधता में एकता। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण है। इसको सशक्त बनाता है काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ मंगलवार को नमो घाट पर हुआ। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन शामिल हुए। ये विशिष्ट आयोजन भारत की सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है और काशी और तमिलनाडु के बीच साझा भावनात्मक और रचनात्मक बंधन पर जोर देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम का 4था संस्करण 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी में शुरू हुआ। ये आयोजन भारत की 2 सबसे प्राचीन
ज्ञान और संस्कृति पीठों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी सभ्यताओं के संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वणक्कम काशी और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4 में सभी का स्वागत किया। भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अयोध्या में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संगमम 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस वर्ष के संस्करण की थीम तमिल सीखें, तमिल कर कमलम है, जो भाषाई एकीकरण पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से अपने वोकेशनल एजुकेशन में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और बंगाली इन भाषाओं को यूपी के वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र अपनी रुचि के अनुसार किसी एक भाषा को तय करते हुए लेंगे तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी, सरकार उन्हें भरपूर सहयोग करेगी। इस बार एक विशेष पहल के रूप में ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान शुरू किया गया है, जो तमिलनाडु के केनकासी से काशी तक की यात्रा करेगा। साथ ही तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि विशेष ट्रेनों द्वारा काशी पहुंच रहे हैं, जो ज्ञान, संस्कृति और विरासत का आदान प्रदान करेंगे। इस संगम का उद्देश्य न सिर्फ उत्तर से दक्षिण को जोड़ना है, बल्कि अनेकता में एकता की परिकल्पना करना है। बीएचयू में देर रात सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 10 से ज्यादा गमले, वाहन और रखी कुर्सियां तोड़ दी गईं। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमिल संगमम के लगे पोस्टर, वणक्कम काशी के 2 बड़े पोस्टर फाड़ दिए गए। 216 छात्रों का स्वागत होना है। करीब आधा किलोमीटर तक ईंट पत्थर बिखरे मिले। मारपीट के बीच में आए ब्रोचा हॉस्टल विज्ञान के एक छात्र का सिर फट गया। उसने बताया कि वह गलती से पत्थरबाजी के बीच में आ गया था। इसी दौरान गार्डों ने भी उस पर लाठियां बरसा दी। बवाल के बीच 50 छात्र, 40 सुरक्षाकर्मी और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि पुतिन करीब 4 साल बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। वो यहां पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पुतिन के आने से पहले ही दोनों देशों के बीच कई अहम डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रक्षा समझौता भी शामिल है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठोर नीति के कारण रूस भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर देगा। इसी दिशा में रूस की संसद ने भारत रूस रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। रूस और भारत के बीच ये समझौता, जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है, इस साल की शुरुआत में 18 फरवरी 2025 को हस्ताक्षरित किया गया था और इसे पिछले हफ्ते रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन की ओर से रूस की संसद के निचले सदन डूमा में पेश किया गया, जिसे अब अनुमोदित कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते अपनी बात कही। बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जिन 8 युद्धों को उन्होंने खत्म करवाए हैं,
उनमें से हर एक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कैबिनेट मीटिंग में कहा, हमने 8 युद्ध खत्म किए, लेकिन अब एक और बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी खत्म कर देंगे। ट्रंप ने आगे कहा, हर बार जब मैं कोई युद्ध खत्म करता हूं, वो कहते हैं कि अगर ट्रंप ने ये युद्ध खत्म किया तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अगर मैं ये युद्ध खत्म कर दूंगा तो कहते हैं अब इसके लिए नहीं, अगले के लिए मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ तो नोबेल मिलेगा, तो बाकी 8 युद्धों का क्या? भारत पाकिस्तान सोचिए कितने युद्ध मैंने खत्म किए। मुझे हर युद्ध के लिए नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।